सैंपल नहीं ले रहे, हम 5 सैंपल्स लेंगे। 5 सैंपल्स कौन कौन से लिए? 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे 5 सैंपल्स हैं, ठीक है। हर सैंपल में कितने हैं? हर सैंपल में 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। इन ईच सैंपल वी हैव 50 स्टूडेंट्स। ओके, दिस आर सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 एंड सैंपल 5। ओके, और हर सैंपल में 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 50 स्टूडेंट्स एंड 50 स्टूडेंट्स। ओके, अब कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पर हम काम करेंगे। सपोज मान लेते हैं हम हाइट। ओके, हमें हमारा जो हम इन सबसे मेजरमेंट लेना है वो किस पे लेना है? हाइट हमारा वेरिएबल हो गया। ओके, यस सर। हाइट हमारा वेरिएबल है। जब मैं हर सैंपल का, ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं, ये 50 स्टूडेंट्स हैं, इनका जब मैं कैलकुलेट करूंगा हाइट, तो सबके क्या आएगा? कोई ना कोई मीन वैल्यू आएगी, सही है। मैं स्टेप्स को बता रहा हूँ, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछना वहाँ पर, ठीक है। जब हमने किया हर ग्रुप की, इसमें ग्रुप 1 में 50 स्टूडेंट्स हैं, हमने 50 स्टूडेंट्स की हाइट को कैलकुलेट किया। ओके, सबकी हाइट मेजर की, एंड देन मीन निकाला हाइट का। सपोज इसका जो मीन आया, इसका मीन आया सपोज मान लो 170, ठीक है। इस ग्रुप का मीन आया, इस ग्रुप का मीन जो है वो 172 आया, इस ग्रुप का मीन आया 168। ओके, इसका आया 165, और इसका मान लो इसका 170 आया। ये क्या है? वैल्यू क्या है? 170 क्या है? हम्म, 170 क्या है? ये 170 क्या है? हाइट है सर। या तो मेरी आवाज नहीं आती, आप लोग बोलते नहीं हो, सर हाइट हाइट बोल रहे हैं सर। या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही सर है? आवाज़। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? मेरी आवाज आ हेलो। रही है? सर आपकी यस आ रही है सर। सर। हेलो। आ रही है। यस सर आपकी आ रही है शरयू, सर। हरी, क्लास यस में हो सर। कहीं और हो? सर यहीं पे है सर। हेलो सर आवाज़ आ रही है सर हमारी? यस तो यस। मेरी आवाज आ रही है? मैंने भी क्या पूछा? ये तो सर आपकी तो आ रही है 170 वो सर। मीन है हाइट का, फर्स्ट ग्रुप। हाँ, आवाज आ रही है, चलो। हाँ, 170 है, वो मीन है, ठीक है। तो इसको हम मान सकते हैं ये ग्रुप 1 का मीन है, ठीक है। ये ग्रुप 1 का मीन हो गया, 172 ग्रुप 2 का मीन है, 168 ग्रुप 3 का मीन है, इस तरह से, ठीक है। ओके, नाउ यस सर। ये सभी हमारे स्कोर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड एरर लेंगे ना, स्टैंडर्ड एरर जब हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसमें देखो क्या लिखा है इन्होंने, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। यस सर। देखो, इसमें फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा अपॉन रूट एन। इसमें सिग्मा क्या है और रूट एन क्या है? क्या है ये? सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन्स, एंड एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तो वापस इस पे आओ, जो हमने 170 लिया है, ये वैल्यू है 172 है, ठीक है, 168 है, 165 है, एंड 170 है। इनका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एन हमारे पास कितना है? एन इक्वल्स टू, 845। एन इक्वल्स टू 5 पॉइंट्स हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज हैं, तो एन हो गया, है ना? यस सर। यस सर।
तो ये हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। सिग्मा सपोज कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की, अगर हम मान लें सपोज इसका जो डेविएशन है सपोज 2 आता है, 2.1 आ जाता है ना। सिग्मा एस्टिमेट किया है हमने, ऐसे इतना नहीं आएगा, कुछ और ही आएगी वैल्यू, 2.1 सिग्मा की वैल्यू। तो अब मुझे बताओ कि वो कितना हो जाएगा। फॉर्मूले में अगर हम पुट करें सिग्मा एक्स बार मीन्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन रूट एन, फॉर्मूला यही है ना। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2.1 अपॉन 5 रूट 5, यही आ जाएगा। समझ में आया, यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट यही है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड एरर के कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ आप। जिस तरह स्टैंडर्ड एरर मैंने मीन का कैलकुलेट किया है, सिमिलरली मीडियन मोड हर एक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बहुत सिंपल यूनिट है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफ्स के बारे में या ग्राफ्स के बारे में पहले देखा है, समझा है ग्राफ्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको करते हैं। यस सर। ओके, ग्राफ वाला जो चैप्टर है दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल, क्योंकि सबने ग्राफ्स को पहले बनाया होता है। ओके, इसमें हम ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं यूजुअली। बार डायग्राम है, ठीक है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है। इसमें देखते हैं कौन कौन से ग्राफ्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सबसे पहले है बार डायग्राम। ओके, बार डायग्राम के बाद है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देन वी हैव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वी हैव ओजाइव, ओके, एंड देन पाई डायग्राम। ये सिर्फ पाई डायग्राम तक हम पढ़ेंगे। ओके, अब मुझे बताओ किसी ने इससे पहले इनमें से कोई ऐसा डायग्राम है जो नहीं बनाया हो। पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव, कोई ऐसा है जो इससे पहले ना सुना हो या फिर बनाया ना हो कभी। नो सर, सब सुना है। सब सुने हैं, सब बनाए हैं। यस सर। ओके, यस सर। तो दिस पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपका असाइनमेंट है। उस असाइनमेंट पे आपको क्या करना है, सिर्फ सभी जो टाइप्स ऑफ डायग्राम हैं, सपोज बार डायग्राम है, ठीक है। बार डायग्राम में जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये इन्होंने डाटा दे दिया, ओके, एज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एंड नीचे डायग्राम बना दिया। सिमिलरली हर एक कंसेप्ट का, वेदर इट इज़ बार डायग्राम और हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, सबका एक एक एग्जांपल का आपका डायग्राम, मतलब एक आपको असाइनमेंट करना है। एंड दैट क्वेश्चन शुड नॉट बी फ्रॉम द बुक। ऐसा नहीं है कि जो बुक में क्वेश्चन दिया है सेम आप कर रहे हो, नहीं, वो डिफरेंट होना चाहिए। बुक के अलावा कोई और क्वेश्चन हो उसका आपको बनाना है। क्लियर? यस सर। यस सर। असाइनमेंट क्लियर है? तो सर ये, असाइनमेंट मतलब पेजेस भी बनाने हैं ना सर, ऐसे यस यस, पीडीएफ आप? इसको पेजेस पे बनाना है। पेजेस पे बनाने के बाद आपको स्कैन करके ग्रुप में भेज देना है, ठीक है। सर कब तक करना है वो है सर ये? आज है थर्सडे, डू इट बाय यस सर। सैटरडे। सैटरडे सर? हाँ, 2-3 दिन का सफिशिएंट टाइम है। सर अभी सर कुछ मेरे एग्ज़ाम्स शुरू कौन हुए सा हैं अभी। एग्ज़ाम है? गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सर, कल स्टेनोग्राफर का पेपर है एंड देन संडे को सर सीडीएस का पेपर है। ओके, देन मंडे हम करते हैं, ठीक है, मंडे को सबमिट करना, ओके सर। ठीक है। सो मंडे को आपको इस पर्टिकुलर यूनिट का असाइनमेंट कंप्लीट करना है। आफ्टर दिस 1.5 है, 1.6 है ये। इसके बाद कौन सा टॉपिक है?
ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बाद है एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। ओके, इसके बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। एथिकल इश्यूज हम स्टार्ट करते हैं आज। एथिकल इश्यूज का मतलब क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। एथिकल इश्यूज के बारे में कभी पढ़ा है इससे पहले? नो सर। ओके, रिसर्च जब हम करते हैं, रिसर्च के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है पहली क्लासेस में, है ना? तो रिसर्च से ही स्टार्ट करते हैं, रिसर्च से फिर हम एथिकल इश्यूज पे आएंगे। रिसर्च में क्या होता है कि जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं ना, तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे इलीगल या अनएथिकल मींस का यूज़ कर सकते हैं हम, है ना? बहुत सारे होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि रिसर्च का जो एक्चुअल पर्पस है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाता। रिसर्च जो है वो मीनिंगलेस हो सकती है, या फिर रॉन्ग उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस चीज़ में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया, एथिक्स डिज़ाइन किए गए कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इन एथिक्स को फॉलो करते हुए आप रिसर्च करेंगे, ठीक है? एथिकल इश्यूज में जो सबसे कॉमन इशू है वो है प्लेगरिज्म का। एक वर्ड आपने काफी सुना होगा, प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म वर्ड सुना है कभी? ये सब एक वायरस या बैक्टीरिया सब कुछ होता है अगर। नहीं, चलो अच्छा, कॉपीराइट वर्ड तो सुना होगा, यस सर। यस सर। है ना? कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? मतलब कोई कुछ चीज को स्पेसिफिक बनाता है तो उसका राइट होता है उस पे, कोई उसको टेस्ट नहीं कर सकता मतलब फिर से। एग्जैक्टली, कॉपीराइट का मतलब आप अगर आपने कोई चीज बनाई है तो आप, कोई दूसरा पर्सन विदाउट योर परमिशन, है ना, उसको यूज नहीं कर सकता, है ना? सिमिलर चीज रिलेटेड है प्लेगरिज्म वर्ड से, ठीक है? प्लेगरिज्म में क्या होता है कि while we are doing research, so we are not allowed to copy from other researches, है ना? कोई और बुक है, कोई और रिसर्च है, किसी ने पहले जो रिसर्च कर रखी है, हम उसका कंटेंट कॉपी करके अपने रिसर्च में यूज नहीं कर सकते, है ना? सो दिस इज रिलेटेड टू प्लेगरिज्म। इसके अलावा भी और कई सारे इश्यूज हैं, फैब्रिकेशन है, फॉल्सिफिकेशन है, देन एनिमल कंसेंट भी आता है इसमें, प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ ये एथिकल इश्यूज वाला जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप रिसर्च वाली बुक खोलोगे उसमें ये सब दिया हुआ है। रिसर्च वाली बुक ओपन करो आप। सर इसमें पेज नंबर कौन सा होगा? चैप्टर 5 ओपन करो, पेज नंबर 147। ओके, यस सर। यस सर। पेज नंबर 147 है। ओके, इस वाले स्टूडेंट में, इस वाले एरिया में नेक्स्ट पेज पर आओ। 7 एरियाज ऑफ साइंटिफिक डिसऑनेस्टी, इसमें हेडिंग दिख रही है। उसमें जो सबसे पहला एरिया है वो है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का जो फर्स्ट पैरा है, कोई रीड आउट करो। हरी? Plagiarism means using the ideas, writings, or drawing of others as your own. कंप्लीट पैरा करो। Yes, sir. Of course, this is completely unacceptable in the research process. Plagiarism carries severe penalties at all institutions. A researcher who plagiarizes work carries a stigma for life in his or her professional. No potential outcome is worth the risk involved.
ओके, एक मिनट। हरी, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. ओके। सो प्लेगरिज्म, जैसे अभी सौरभ ने रीड आउट किया, प्लेगरिज्म मीन्स यूजिंग द आइडियाज, राइटिंग्स और ड्राइंग्स ऑफ अदर्स एज योर ओन, है ना? इट मीन्स प्लेगरिज्म। सो while doing research you are not allowed to use others ideas, other writings, other drawings। दूसरे ने जो भी पहले कुछ किया है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सपोज मैंने कोई रिसर्च कर ली है, रिसर्च करने के बाद मैंने उसका कॉपीराइट नहीं लिया, मैंने उसका पेटेंट नहीं कराया, ओके, बट स्टिल जो दूसरा पर्सन है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? सो दिस इज अबाउट प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म की पेनल्टीज़ हैं, प्लेगरिज्म से बहुत रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, कौन कौन सी चीज़ें हैं देखो, डिस्कस करते हैं। जब भी हम रिसर्च बनाते हैं, यानी कि जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पीएचडी की एक कंप्लीट रिसर्च, मैंने जितना काम किया है उस सभी को एक बुक के फॉर्म में लिखूंगा एंड देन मैं अपने इंस्टीट्यूट में उसको सबमिट करूँगा। ओके, सबमिट करते टाइम क्या है कि फॉर्मेट स्पेसिफिक है कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट या जो फॉर्मेट यूज़ होता है वो सिमिलर फॉर्मेट है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरह से, है ना? आपको फिर रेफरेंसेस इंक्लूड करना है, अपेंडिक्स है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। सो जब आप रिसर्च लिखोगे तो कई बार ऐसा क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें, ऑल्दो आप अपनी नया काम कर रहे हो, क्रिएटिव काम कर रहे हो, इस तरह का काम कर रहे हो जो पहले किसी ने नहीं किया है, ऑथेंटिक और जेन्युइन वर्क है, स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको आप यूज़ कर लोगे। सपोज़ कोई टर्म है, डेफिनेशन है, सपोज़ मैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को डिफाइन करूँगा, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखूँगा, तो काफ़ी चीज़ें पहले दे रखी हैं, उनको मैं यूज़ करूँगा। तो न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी कॉपी हो जाती हैं या फिर एज इट इज़ आ जाती हैं, नोइंगली और अननोइंगली। ओके, सो जो रिसर्च कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, या फिर हम बोले यूजीसी जो इंडिया में देखती है, उन्होंने क्या किया कि एक लिमिट सेट कर दी। लिमिट कितनी कर दी? जैसे पीएचडी में लिमिट क्या है, 10% है। जब हम अपना रिसर्च वर्क लिखते हैं, राइटिंग की बात कर रहा हूँ, लिखते हैं, लिखने के बाद क्या होता है कि उसका प्लेगरिज्म चेक होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर्स कैसे हैं। सपोज़ हमारे पास टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है, रुकुंड एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। प्लेग चेक करके भी है। तो ये सॉफ्टवेयर्स में हम हमारी जो पूरा वर्क है उसकी सॉफ्ट कॉपी हम देते हैं उनको, वो प्लेगरिज्म पूरे में चेक करता है। चेक करने के बाद सपोज प्लेगरिज्म आया 30%, 40%, इसका मतलब क्या है? प्लेगरिज्म आया 10%, प्लेगरिज्म आया 20%, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने अपनी थीसिस स्कैन किया और स्कैन करने पर मेरी थीसिस का जो प्लेगरिज्म परसेंटेज है वो 15% आया। दैट मीन्स मेरी जो पूरी थीसिस है उसके में 15% कंटेंट ऑलरेडी पहले से पब्लिश्ड है, मैंने उसको सेम टू सेम लिया है अपनी स्टडी में, है ना? अब रूल क्या है कि 10% का रूल है कि आपका जो प्लेगरिज्म है दैट शुड बी 10% और बिलो दैट, 10 या उससे नीचे होना चाहिए। सपोज 10%, 9%, 8%, 5% होना चाहिए। अब 15% प्लेगरिज्म आया, 15% प्लेगरिज्म के साथ मैं अपना रिसर्च वर्क सबमिट नहीं कर सकता, मुझे मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं होने देंगे। इंस्टीट्यूट विल नॉट अलाउ मी टू सबमिट माई थीसिस विद दैट 15%। तो मैं क्या करूँगा, उस प्लेगरिज्म को और कम करूँगा। कम करने का तरीका क्या हुआ कि अगर कुछ चीज़ें सिमिलर हैं उनको मैं चेंज करूँगा। ओके, उनको खुद की राइटिंग में लिखना, पैराफ्रेज करना, इस तरह से फिर से मैं प्लेगरिज्म चेक करवाऊँगा। अगर ये 10% से कम आया तो मैं सबमिट कर सकता हूँ अपनी थीसिस। ओके, प्लेगरिज्म का मतलब समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर सर। इसमें आइडियाज़ जैसे होते हैं, कोई से आइडिया पहले से डिस्कवर किसी ने दे रखी है सर, उसमें आइडियाज़ हम ले सकते हैं? उसमें हाँ, प्लेगरिज्म होगा तो आइडियाज़ सर देखो, आइडियाज़। सपोज आइडियाज़ किस तरह होते हैं। सपोज मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहता हूँ, है ना? लेकिन मेरा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सपोज अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा काम सिर्फ एक आइडिया है, कहीं राइटिंग में तो वो आया नहीं, है ना?
और आपने क्या किया, उसी आइडिया को लिया और आपने उस पर काम कर लिया। तो ये एक्चुअल में राइटिंग वाला प्लेगरिज्म नहीं है, ये आइडिया को कॉपी करने वाला प्लेगरिज्म है, विच इज ऑल्सो अनएथिकल। अनएथिकल है ये। समझ में आया? यस सर। सो प्लेगरिज्म का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। हाँ ये सर ऐसा कर सकते हैं जैसे किसी ने ओके। कुछ लिखा हुआ है सर, किसी ने कोई चीज़ मतलब हाँ। अच्छे से अपना किया, फिर उसी में सर हम हल्का सा जैसे सर रिव्यू और रिसर्च आपने बताया था, तो सर उसी के अंदर ही रिव्यू रिसर्च में हम हल्का सा अपना थोड़ा मेहनत करके उसमें एक दो चीज़ें और ढूंढ दें, तो सर वो वैलिड होगा क्या सर? क्योंकि एक तो पहले से ही यस। किसी ने कर रखा है और हमने हल्का हम्म। सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंस करके हमने बना दिया, तो सर वो माना जाएगा? उसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ड है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग हमें करनी होती है, ठीक है। सपोज सेकंड चैप्टर होता है हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। उसमें मैंने बताया था कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं उन्हीं को आप इंक्लूड करते हो, है ना? हाँ जी तो सर। वो तो कंप्लीट प्लेगरिज्म हो गया कि ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स को आप अपनी थीसिस में लिख रहे हो, है नहीं ना? सर, हल्का सा लेकिन चेंज हम क्या करके सर। करते हैं, वहाँ पैराफ्रेजिंग करते हैं। पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं कि उनकी स्टडी को हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, छोटा करके एक दो पैराग्राफ में से उनकी स्टडी की समरी हम लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, एंड देन वी विल गिव प्रॉपर क्रेडिट टू देम। अच्छा सर। ओके, अब क्लियर हुआ कि हम उनके वर्ड को तो यूज करेंगे अपनी स्टडी में, लेकिन यस सर। पैराफ्रेज करेंगे। पहली चीज मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है, देन अपनी स्टडी में यूज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उस पर्टिकुलर चीज के लिए उनको क्रेडिट देना है। क्रेडिट देने का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें मेंशन करेंगे कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये पर्टिकुलर स्टडी ऑलरेडी पब्लिश्ड है और इस ऑथर ने की है। समझ में आया अब? सर तो सर इसमें पहले, यस सर। तो सर इसमें ओके। सो प्लेगरिज्म इस नहीं तरह आएगा से सर? अगर हम कोई ऑलरेडी प्लीज। हाँ। तो सर इसमें प्लेगरिज्म नहीं आएगा ना सर, नहीं, इसमें इस केस में प्लेगरिज्म नहीं आता। अगर हम रेफरेंस देते तो? यस। ठीक है और रेफरेंस देने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ, पैराफ्रेज भी कर रहे हैं, हम पैराफ्रेज करेंगे एंड देन रेफरेंस देंगे, तो इसमें प्लेगरिज्म नहीं आता। ओके। सर। ओके। वही वही कॉपीराइट वाली बात है कि अगर हम किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनसे परमिशन लें, या फिर परमिशन लें या उनको बता के करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट का इशू नहीं आता। सिमिलरली इसमें भी सर हम वही जैसे पैराफ्रेज कि, करें एंड देन उनको प्रॉपर क्रेडिट। ये सर जैसे कि कोई सॉन्ग है सर, जैसे हम देखते हैं कोई सॉन्ग है तो उसमें हम जैसे रिमिक्स बना देते हैं, तो सर वो वैलिड वैलिड होता है? हाँ, वो यस। मतलब, और उसी सॉन्ग को कहीं यूज़ करेंगे तो हम रेफरेंस देंगे हाँ, तो माना जाता है, और पर रिमिक्स अगर हमको बनाना है तो सर उसमें रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़ती है सर, देनी उसमें भी देते हैं सर? यस। रीमिक्स बनाने के लिए भी हमें परमिशन चाहिए, क्योंकि सॉन्ग ये तो सर वही। ओरिजिनल क्रेडिट ऑलरेडी है हाँ बस। जी हाँ जी, पर सर वो रिमिक्स वैलिड माना जाएगा ना लेकिन सर? हाँ, हाँ, हाँ। ओके सर। ओके, आफ्टर दिस प्लेगरिज्म के बाद आता है हमारा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। दो टर्म्स हैं। ओके, फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अब इनमें क्या होता है, दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है बताओ जरा। सर वही सर, डेटा दो कलेक्ट करते हैं जैसे कोई हाइप है सर सबका। डाटा कलेक्शन में सपोज हम कौन सी प्रॉब्लम को लेकर चल रहे थे, एक हमने रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन किया था ना, जिसके ऊपर हम जिससे हम सब प्लायोमेट्रिक समझ रहे थे क्या था वो रिसर्च। प्लायोमेट्रिक प्लायोमेट्रिक वाला ट्रेनिंग। क्वेश्चन था ना, कि इफेक्ट ऑफ यस सर। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। इसी स्टडी को अगर हम कंडक्ट करते हैं तो इसमें डाटा कलेक्शन कैसे होगा बताओ। इसमें हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे कि हम पहले प्री डाटा लेंगे, यानी कि सपोज हम कर रहे हैं कितने स्टूडेंट्स पे, 10 स्टूडेंट्स पे हम ये स्टडी करने वाले हैं, हमारा सैंपल साइज 10 का है। अब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन सभी 10 बच्चों को बुलाया, उनका प्री टेस्ट लिया, है ना। प्री टेस्ट किस पे लिया, सपोज हमने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कराई, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का प्री टेस्ट ले लिया। फिर हमने उनको 6 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई। कौन सी ट्रेनिंग कराई,
प्लाईमेट्रिक ट्रेनिंग कराई। ओके, प्लाईमेट्रिक ट्रेनिंग करवाने के बाद 6 हफ्ते बाद फिर से हमने उनका पोस्ट टेस्ट लिया। पोस्ट सर तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये सब आवाज आ रही है? हाँ सर। यस। लाइट चलेगी इसलिए थोड़ा इशू। हाँ, सो डाटा कलेक्शन हमने कैसे देखा? डाटा कलेक्शन में हमने पहले प्री डाटा लिया, देन उनको ट्रेनिंग करवाई, प्लाईमेट्रिक ट्रेनिंग, देन हमने उनका पोस्ट डाटा लिया। ठीक है, ये जो फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन वाले मेथड्स हैं, ये दोनों डाटा कलेक्शन के टाइम पर ही आते हैं। ठीक है, अब जरा अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि डाटा कलेक्शन के टाइम पर एक जो रिसर्चर है वो क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर सकता है। सर जैसे कि कहीं से भी प्रीवियस डेटा उठा के सर सेम टू सेम लगा दे कि कुछ दिखाना चाहे कि हाँ, और हल्का सा फुल्का चेंज कर दे। ओके, और क्या कर सकता है? हो सकता है कि वो जो रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट ही ना करे, है ना, यस सर। वो अपने मन से ही स्टैंडिंग ब्रॉडजम का डाटा बना दे, है ना, यस डाटा सर। ही ना ले। या फिर हो सकता है उसकी स्टडी में 10 सब्जेक्ट थे, वो डाटा सिर्फ 5 पे ले रहा है और बाकी 5 का डाटा खुद ही बना दे रहा यस है सर। ना। या ऐसा हो सकता है वो प्री डाटा ले, ट्रेनिंग कराए, लेकिन पोस्ट डाटा ले ही ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सोच रहा है यार प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के बाद तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन जब उसने पोस्ट डाटा लिया तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई बच्चों की। तो उसने क्या किया, अपने आप से डाटा चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, कि पहले जो बच्चा 2 मीटर्स की स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर रहा था, उसने उसको 3 मीटर्स कर दिया अपने आप, जबकि उसके बच्चे की एक्चुअली इतनी जंप है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो रिसर्चर कर सकता है। उसी को उन्होंने 2 नाम दिए, फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। ओके, ओके सर। अब इनमें होता क्या है फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन में, वो देख लेते हैं। अच्छा, फैब्रिकेट करना, इसका मतलब क्या होगा फैब्रिकेट करना? सर बनाना किसी चीज़ को अपने मतलब ये कहीं से। फैब्रिकेट करना है ना, बनाना डाटा को, मेकिंग अप ऑफ डाटा, है ना। तो फैब्रिकेशन में क्या होता है कि डाटा कलेक्ट ना करना, डाटा को मैनिपुलेट कर देना, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस हमारी फैब्रिकेशन में आती हैं। ओके, यस सपोज देखो, जो फर्स्ट पैरा है उसमें एक लाइन लिखी हुई है, नीचे से देखोगे, नीचे से 4th लाइन में, द टेम्पटेशन इज ग्रेट टू मेक ए लिटिल चेंज हियर और देयर और टू मेक अप डाटा बिकॉज आई ओनली नीड ए फ्यू मोर पार्टिसिपेंट्स बट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। उसने क्या बोला कि मुझे और पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो क्या करेगा इस केस में, बिना डाटा कलेक्शन के ही 5 का डाटा जो है वो 10 का बना देगा, है ना। तो दिस इज फैब्रिकेशन, डाटा को खुद से बना देना।
फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? गलत डाटा लिखना। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत, गलत तरीके। इसमें देखो लास्ट पैरा में क्या है, फॉल्सिफिकेशन कैन ऑल्सो अकर विथ साइटेड लिटरेचर, है ना। फॉल्सिफिकेशन अगर डाटा से रिलेट करें तो गलत डाटा बनाना फॉल्सिफिकेशन है। एंड अगर लिटरेचर को कई बार साइट करते हैं तो क्या है कि लिटरेचर को गलत तरीके से साइट करना। वर्क ऑफ अदर ऑथर शुड बेंड टू फिट प्रोजेक्टेड हाइपोथेसिस। इसका मतलब समझे? सपोज क्या होता है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो हाइपोथेसिस मैंने बताया था, हाइपोथेसिस क्या होती है? क्या हमने हाइपोथेसिस वर्ड को डिस्कस किया है? नो सर। डिस्कस नहीं किया? ओके। हाइपोथेसिस वर्ड क्या होता है कि सपोज मैं आपको ये वाला एग्जांपल दूं, इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन एक्टिव स्ट्रेंथ ऑन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। आप क्या बोलोगे, ट्रेनिंग के बाद क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो स्टडीज हैं, जो लिटरेचर है, वो ये कहता है कि भाई इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। यस सर। ओके। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होता है एस्टिमेटेड गैस, एक एस्टिमेट लगाना, एक गैस करना कि यार हमारी स्टडी के रिजल्ट्स ऐसे हो सकते हैं, है ना। इसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हमने गैस किया कि आफ्टर द एंड ऑफ 6 वीक्स ऑफ एक्सप्लोजिव प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की परफॉर्मेंस है, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, वो हमारे स्टूडेंट्स में इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने एस्टिमेट किया। ओके। लेकिन पहले की रिसर्च क्या बोलती है? पहले की रिसर्च बोलती है कि नहीं, कम से कम 12 हफ्ते चाहिए, तब जाके ही इंप्रूव होगी। लेकिन आप किस में चेक कर रहे हो? 6 हफ्तों में, है ना। तो इस तरह के केसेस में जहां पर ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च को आप अपने तरह से मैनिपुलेट कर लेते हो, उसको बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। मतलब पहले बोला गया है, पहले की स्टडी में बोला गया कि कम से कम 12 हफ्ते लगेंगे, तब जाके एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। लेकिन आपने उसको बोल दिया कि नहीं, 6 हफ्तों में इंप्रूव हो जाएगी। इससे पहले की रिसर्चेस में बोला है कि 6 हफ्तों में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। तो आपने क्या किया कि जो पहले लोगों ने काम किया है ना, उसको अपने हिसाब से बेंड कर लिया। दैट इज नोन एज फॉल्सिफिकेशन। समझ में आया? यस सर। क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। ओके। इसके अलावा है नॉन पब्लिकेशन ऑफ डाटा, फॉल्टी डाटा गैदरिंग प्रोसीजर्स, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो वी विल कंटिन्यू विद 1.7, लास्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। कोई डाउट नहीं? ओके। उस असाइनमेंट पे काम करना एंड मंडे को वो असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके। बिफोर क्लास, मंडे की जो क्लास होगी उससे पहले आप असाइनमेंट सबमिट करें। क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।